नमस्कार बच्चों। लेसन 3 सेशन दूसरा, जिसमें हम मांग के फलन के बारे में और मांग के नियम और धारणा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले सेशन में हमने मांग की परिभाषा और मांग के असर करने वाले परिबल जो कीमत और अन्य परिबल है उसके बारे में एक ज्ञात प्राप्त किया। वो जो ज्ञात प्राप्त किया उसके साथ ही ये नया पॉइंट आ रहा है मांग का फलन, जो उसकी परिभाषा भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। दो या दो से अधिक परिबलों के बीच कारण असर के बीच जो संबंध है उसको मांग कहते हैं। कि दो या दो से अधिक परिबल के बीच कारण और असर के बीच के संबंध को मांग का फलन कहते हैं। हमने आगे अन्य परिबल और कीमत के बारे में ज्ञात प्राप्त किया। वहाँ पर आपको हमने समझाया था कि व्यक्ति की पसंदगी अलग अलग है। यहाँ पर भी उनके दो मुख्य कारण दिए थे आपको। एक तो कीमत के साथ मांग का सीधा संबंध है। क्योंकि कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा। आपके आगे ऐसा संबंध सिखाए हुए हैं। उसमें कीमत खाली एक ही परिबल है, फिर अन्य परिबल दिए हैं, उसमें 5 प्रकार दिए हुए हैं। वही परिबलों को समझना है और वही उसको संज्ञा के फलन यानी संज्ञा फलन के रूप में दर्शाया हुआ है। यहाँ पर परिबल उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपके स्क्रीन पर भी जो फलन दिया है उसके साथ अन्य परिबल को कैसे उदाहरण के साथ जुड़ा हुआ है वो संज्ञा के साथ लिखा हुआ है। परीक्षा में ये 2 मार्क्स का आता है। कि मांग के फलन या सेवा की मांग और उसके प्रभावित करने वाले परिबल के कार्य कारण संबंध प्रस्तुत होते हैं। कार्य कारण संबंध प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत तौर पर वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत, व्यक्ति की रुचि और पसंदगी, व्यक्ति की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, जनसंख्या का प्रभाव जैसे अन्य परिबलों पर आधारित है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मांग का फलन उसकी संज्ञा दर्शाई हुई है जो dx करके लिखा हुआ है। फिर इक्वल की निशानी, बराबर की निशानी करके f लिखा हुआ है फलन। फिर काउंस में देखो px, फिर py, फिर pe, फिर ty और u दिया हुआ है। ये फलन का सूत्र है। dx बराबर f काउंस में px, py, pe, t कैपिटल है, u कैपिटल है और y कैपिटल है। अब एक एक संज्ञा को परिबल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है वो आपको समझा रही हूँ। जहाँ पर dx से शुरू करा है उसमें x यानी वस्तु की मांगी होगी तो ही बाजार में खरीदने की व्यक्ति की इच्छा होगी। जो वस्तु ही बाजार में नहीं होगी तो उसकी मांग होगी नहीं। यानी वस्तु की मांग, उसको डिमांड ऑफ एक्स कहा जाता है इंग्लिश में। एफ यानी फलन सूचना, फलन सूचन संज्ञा के उसके आधार पर हम संज्ञा को परिबल के साथ समझते हैं। फलन सूचक संज्ञा जिसको फंक्शनल नोटेशन कहा जाता है। फिर px बराबर x यानी x वस्तु की कीमत, उसको प्राइस ऑफ x कहा जाता है। दूसरा है py जिसको y बराबर यानी x वस्तु की कीमत, ऐसे py बराबर y वस्तु की कीमत जो संबंधित वस्तु की कीमत कही जाती है। संबंधित वस्तु हमने आगे समझा था दो, कौन कौन सी थी? स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु, वो आपको समझाया है। उसको इंग्लिश में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कहा जाता है। आगे है हमारा पीई जो भविष्य की कीमत संबंधित अटकने, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड परफॉर्मेंस यानी भविष्य की कीमत। उस समय आपको परिबल में समझाया है कि जो भविष्य में वस्तु की कीमत अधिक होने वाली हो तो व्यक्ति क्या करेगा? वस्तु अभी से खरीद लेगा। पर कीमत घटने वाली हो
तो व्यक्ति वो वस्तु खरीदेगा नहीं। वो भविष्य के कीमत के साथ जुड़ी हुई बातें है। अब आता है टी। टी यानी ग्राहकों की रुचि और पसंदगी। जो पहला जो आपका परिबल अन्य परिबल का पहला ही था, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड परफॉर्मेंस, कि कोई वस्तु खरीदने के लिए व्यक्ति की रुचि होनी चाहिए, पसंदगी होनी चाहिए। बाजार में हम जाते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, देखते हैं तो सब वस्तु हम खरीद लेते हैं ना। उसके लिए हम निश्चित समय देखते हैं, उसकी कीमत देखते हैं, वो हमें पसंद है कि नहीं, वो सब ध्यान में रखते हैं। फिर आता है वाई। वाई यानी ग्राहकों की आय, जिसमें कंज्यूमर्स इनकम दिया हुआ है। आय यानी कि व्यक्ति की आय और मांग के साथ सीधा, जो व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो क्या होगा, व्यक्ति की मांग बढ़ेगी। व्यक्ति की आय कम होगी तो व्यक्ति अपनी जरूरत आवश्यकता ही वस्तु खरीदेगा। और यू यानी अन्य परिबल, अदर फैक्टर्स। अन्य परिबल जो हमने सब सीखे वह, यहाँ पर आप संज्ञा के साथ, यहाँ पर मांग के फलन के संज्ञा के साथ मांग के परिबल का भी साथ में ज्ञात प्राप्त किया है। इसीलिए अर्थशास्त्र में कई उद्देश्य के लिए वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, जिसे वस्तु की कीमत के अलावा मांग को प्रभावित करने वाले परिबल, जैसे कि संबंधित वस्तु की कीमत, अपेक्षित कीमत, ग्राहकों की रुचि और पसंदगी, व्यक्ति की आय और अन्य परिबलों को स्थिर मान लिया जाता है। ये मांग का फलन था। अब आता है हमारा दूसरा मांग का नियम। अब शुरुआत लेसन की समझो तो यहीं से कही जाती है। पहले उसकी मांग की परिभाषा समझनी थी, फिर उसके परिबल को ध्यान में रखना था, फिर अब हमने मांग के फलन के बारे में समझा। मांग के फलन डी एक्स बराबर एफ बरा काउंस में पी एक्स पी वाई पी ई टी यू वाई। अब आपको हर एक की संज्ञा समझ में आ गई होगी। डी एक्स बराबर एक्स वस्तु की मांग, जिसे डिमांड ऑफ एक्स कहा जाता है। एफ बराबर फलन सूचक संज्ञा, जिसे फंक्शनल नोटेशन कहा जाता है। पी एक्स बराबर एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ एक्स कहा जाता है। पी वाई बराबर वाई वस्तु की कीमत, जिसे संबंधित वस्तु की कीमत कहा जाता है। पी ई बराबर भविष्य की कीमत संबंधित अटकने। टी बराबर ग्राहक की रुचि और पसंदगी, और वाई बराबर ग्राहकों की आय, और यू बराबर अन्य परिबल। अब मांग का नियम, यहाँ पर जो परिबल हमने समझे उसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है कि अन्य परिबल स्थिर रहना है। वहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने एक नियम दिया हुआ है हमें, वो हमें याद रखना है। परीक्षा में परिभाषा और नियम पूछाया जाता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच संबंध स्थापित करने वाले नियम को मांग के नियम के रूप में जाना जाता है। कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध, मांग और आय के बीच में सीधा संबंध, जिससे वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में भी परिवर्तन को असर करता है। जो कीमत अधिक होगी तो मांग कम हो जाएगी, और कीमत अधिक होगी मांग कम हो जाएगी, कीमत अधिक होगी कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। तो दोनों में परिवर्तन आता है। ये नियम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रस्तुत किया है कि यदि अन्य परिबल स्थिर रहे, अन्य परिबल यानी कौन से, हमारे 5 परिबल, और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में विस्तार होगा। कीमत घटे तो क्या होगा, मांग में विस्तार होगा। यहाँ पर नियम लागू होता है और आपको संबंध लागू होता है। जबकि ध्यान रखना, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में संकुचन होता है। ध्यान से समझ लेना कि वस्तु की कीमत घटे
तो वस्तु की मांग में विस्तार होता है, और जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में संकुचन होता है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध है। आपके स्क्रीन पर भी देखो, मैंने नॉन करके लिखा हुआ है और नीचे लिखा भी है, नियम याद करना है। ध्यान रखना, मांग का नियम किसने प्रस्तुत किया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या दिया है? आगे कंपलसरी लिखना है, यदि अन्य परिबल स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में विस्तार होता है, और जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में संकुचन होता है, और कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध है। अब उसकी धारणा। अब धारणा यानी सोचना है कि ऐसा हो तो क्या हो सकता है। धारणा यानी सोचना। तो ये जो परिबल हम समझे उसको स्थिर कर दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर उसका अर्थ भी लिखा है और 4 धारणा भी लिखी हुई है। अब उसकी धारणा समझने के लिए हमें वस्तु की कीमत और मांग के बीच व्यस्त संबंध दर्शाने वाले नियम की कई धारणा आधारित है, और वो परिबलों को स्थिर या मान लेता है। जो हमारे 5 परिबल है उसको कोई ऐसे शब्द है उसको स्थिर मान लिया है, खाली सोचना है। पहला ही पॉइंट कि हमारा कि ग्राहक की रुचि और पसंदगी स्थिर है। आप ये पॉइंट अपने पर ही सोचो कि हम जो वस्तुएं हमारी उम्र के साथ हमारी पसंदगी में परिवर्तन आता है, हमारी रुचि में परिवर्तन आता है, पर धीरे धीरे उसको ऐसा बोल दे कि नो, जो हम छोटे बच्चे थे जो ही खिलौना खेलते थे अभी वो खेले, तो वो ऐसा हो सकता नहीं है। यानी ये धारणा गलत है। ग्राहकों की आय। दूसरा है ग्राहकों की आय स्थिर। अब सोचो कि हमारी आय स्थिर कर दी जाए कि हर महीने हमें 5,000 रुपया ही हर महीने हमारी आय है, तो हम हमारी आवश्यकता कैसी करेंगे। और हमको मांग का नियम क्या समझाता है, और उसके साथ हमें एक बात भी समझाई है कि व्यक्ति की आय और मांग के बीच में सीधा संबंध। जो व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो क्या होगा, व्यक्ति की आवश्यकता भी बढ़ेगी, अर्थात व्यक्ति की मांग भी बढ़ेगी। पर अब आय को स्थिर कर दिया जाए, 5,000 में ही अपनी आवश्यकता पूरी करनी हो और हर एक वस्तु की कीमत बढ़ने वाली होगी, तो क्या होगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी जरूरियात जितनी वस्तु की आय मांग करेगा, बाकी वस्तु की मांग करेगा नहीं। यानी जरूरियातें अमर्यादित है, पर जो अधिक इम्पोर्टेंस वस्तु है उसकी ही मांग कर सकता है। ये भी एक धारणा है। अब तीसरा पॉइंट हमारा है स्थानापन्न और पूरक वस्तु की कीमत स्थिर होना। अब स्थानापन्न वस्तु, उदाहरण कौन सा दिया था आपको? स्थानापन्न वस्तु, एक जैसी वस्तु दूसरी हो उससे काम चलाना। चाय और कॉफी का उदाहरण दिया था, फिलिप्स और सोनी टीवी का उदाहरण थे। वस्तु समान है, उसमें जो क्रिया दी है वो समान दिखती है, पर कीमत में परिवर्तन आया तो जिसकी कीमत कम होगी व्यक्ति वही वस्तु की मांग करेगा। संतुष्टि वही प्राप्त करनी है। दोनों वस्तु में से तुष्टि गुण कैसा मिलता है? समान मिलता है। अब चाय के साथ में कॉफी की कीमत कम हो जाएगी तो व्यक्ति क्या करेगा, चाय की जगह कॉफी पिएगा। संतुष्टि तो वही प्राप्त होने वाली है, पर कॉफी की जगह चाय के भाव कम हो जाएंगे तो व्यक्ति कॉफी पीना कम कर देगा, चाय पीना अधिक कर देगा। तुष्टि गुण समान मिलता है। दूसरा कि वही वस्तु स्थिर कर दी जाए, कि खाली एक ही वस्तु हो तो व्यक्ति को मजबूरी से हो, जिसको आदत है उसको तो पीनी पड़ेगी। वैसे ही पूरक वस्तु, आपको मोबाइल और सिम कार्ड का उदाहरण दिया था कि मोबाइल लाके रख दिया है पर उसमें सिम कार्ड ही ना हो, बैलेंस ही ना हो, तो क्या करने का। बाइक या बुलेट खरीद कर रख दिया पर पेट्रोल डीजल ना हो तो फिर तो वाहन चलेगा नहीं। यानी जो वस्तु का उत्पादन होता है उसके साथ जितनी भी वस्तु जोड़ी हुई है वो सब वस्तु का उत्पादन बढ़ाना
पड़ता है और वही वस्तु की बाजार में मांग होती है। अब आगे आता है एक पॉइंट, आपकी नोट्स में लिखना रह गया है कि भविष्य की कीमत से संबंधित अटकलें नहीं लगाई जाती है। कि हम लोग सोचते हैं कि भविष्य में भाव बढ़ने वाले हैं तो अभी से वस्तु खरीद ले, पर ऐसा कुछ ना हुआ तो व्यक्ति जैसे ही अपनी आवश्यकता पूरी करता है वैसे ही वो आवश्यकता पूरी करेगा। अब आता है 5वां पॉइंट हमारा, जो भूल से आपके पेज पर चौथा दिया हुआ है। एक पॉइंट रह गया है लिखना, कि जनसंख्या का प्रमाण स्थिर। अब जनसंख्या का प्रमाण स्थिर हो जाएगा तो अभी तो कोरोना के कारण कितने लोग मृत्यु हो रहे हैं कोरोना के कारण। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी व्यक्ति की आवश्यकता तो परिवर्तन होता जाएगा। छोटे बच्चे, उसको खिलौना, दूध की बोतल की ज़रूरत पड़ती है। आपकी उम्र के लोगों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और आपकी अभी आवश्यकता कौन सी है? मोबाइल की। जो वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए लकड़ी और चश्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या आयु में परिवर्तन होता है उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। पर यहाँ पर ऐसी धारणा कर दी कि ये प्रमाण स्थिर कर दिया जाए कि जो वस्तु की आवश्यकता वो किसी को ज़रूरत के अनुसार ही, कोई नया उम्र के साथ कोई परिवर्तन आना नहीं चाहिए। तो ऐसा हो सकता नहीं है, एक धारणा के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर दूसरे सेशन में हम यहाँ तक चर्चा करेंगे। आगे के सेशन में हम मांग के नियम के साथ जुड़ा हुआ एक आलेख, जो अनुसूची के साथ हमें समझना है और उसके अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा में मांग का नियम, उसकी तालिका, अनुसूची सब जरूरी है और सीखना भी जरूरी है। ये परीक्षा के लिए पूरा लेसन इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट वीक तुम्हारी एग्ज़ाम है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ तक 1 से 3 लेसन आपको पढ़ने हैं।